The Dying Sun by Sir James Jeans. The part we read yesterday, it was about the largeness of universe, numberless stars and the huge size of stars. We will start from the fourth paragraph. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जितने भी सितारे हैं, स्पेशली जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, उसके अंदर हीट होती है क्योंकि उसमें हमारे नज़दीक उसके अंदर इतनी ज़्यादा हरारत है जितनी कि आग के जलने से पैदा होती है. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे उनके अंदर ये जो सितारे हैं ये और सूरज, उसमें इतनी ज़्यादा हरारत है कि वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं. और जब सूरज के कुछ हिस्से इस एक्सीडेंट में, जिसका कि कल आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जब वो एक स्टार सूरज के करीब आता है तो उसके ऊपर वो लेयर्स जो हैं वो क्रिएट करता है और बाद में वो उनके टुकड़े जो गिरते हैं वो प्लैनेट्स बन जाते हैं. तो वो कहता है कि वो जितने भी प्लैनेट्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा गर्म थे. ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर. ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए. अंटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट. यहाँ तक कि अब उनके अंदर अपनी जो हरारत है वो उस तरह से बाकी नहीं बची. देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम. उनके अंदर जो भी हरारत है वो किसकी वजह से? सूरज की वजह से. उसकी हिद्दत, उसकी वार्मथ जो भी जितनी उनको मिलती है उसी से वो गर्म होते हैं. इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ. जैसे पहले स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक व्यू है और इसमें जो राइटर है वो एक साइंटिस्ट है. वो ये बताता है कि ज़िंदगी पहले नहीं थी, कोई भी चीज़ जानदार मौजूद नहीं थे और जब ये दुनिया एक्सीडेंटली बन गई और उसके बाद फिर यहाँ पे जानदार जो हैं वो पैदा हुए. तो वो कहता है कि इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह की जो कूलिंग पीसेस थे, यानी जो प्लैनेट्स थे, सयारे जो थे, इनके ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ होता है. वी डू नॉट हैव नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपन. एग्जैक्टली वो नहीं जानते साइंटिस्ट कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. कहते हैं कि सादा से जानदार जो थे उनकी शक्ल में इस ज़िंदगी का आगाज़ होता है. हुज लिविंग पार कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग. उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि वो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो अपने आप जब वो ख़त्म होने वाले होते हैं तो उनसे एक और उन्हीं जैसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जानदार जो है, वो पैदा हो जाता है. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. कहते हैं कि वो बहुत ही एक नाचीज़ से एक चीज़ जिसने जन्म लिया, यहाँ से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई और उसके बाद जब ये ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, यानी ये जानदार जो हैं वो अपनी अल्टीमेट जो उनकी शक्ल है उसको पहुँचे जो कि इंसान की शक्ल है. और ये कहते हैं कि वो क्या होते गए, मज़ीद कम्प्लेक्स में पेचीदा होती गई ये सारी चीज़ें और आखिरकार इंसान जो है वो वजूद में आया. और वो ऐसा इंसान कि जिनके एहसासात हैं, उनके जज्बात, उनके एम्बिशंस, उनके मकासद, उनके गोल्स, उनके अंदर एक सेंस ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती का एहसास, और इसके अलावा रिलीजियस जो उनकी होती हैं, अपनी मज़हबी जो भी सोचें, ख़यालात, वो फिर उन्होंने जन्म लिया और इस तरह से उनके इन्हीं चीज़ों के अंदर, यानी जो उनका मज़हब है उसके अंदर वो रहती हैं उनकी हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स. उनकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो और उनके जो ख्वाहिशात हैं उनका मरकज़ क्या है? वो रिलीजन है. आप लोगों को बार बार एक चीज़ मैं बताती जा रही हूँ, आप ज़हन में रखिएगा कि ये एक साइंटिफिक व्यू है. हम बीइंग मुस्लिम्स, हम लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, जबकि यहाँ पे क्या है कि हम इंतहाई एक नाचीज़ से जानदार से आखिर इर्तिका की मंजिलें तय करते करते इंसान बने, और ये इस तरह से सारी चीज़ें हैं. तो ये आप दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये अपने ज़हन में आपने रखनी है बात.
Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. وہ کہتے ہیں یقین سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن خیال یہی ہے کہ اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی ابتدا ہوئی. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. اب جیسا کہ پہلے سٹارٹ میں بتا چکا ہوا ہے کہ اس دنیا میں اس کائنات میں جو زمین ہے ہماری یہ اس کا بالکل کوئی کسی چیز کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ بالکل بھی بہت چھوٹی گرین آف سینڈ کا بھی وہ کہتا ہے کہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے. تو وہ کہتا ہے اس میں رہتے ہوئے ہم دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک فیئر. شروع میں تو ہمیں بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹنگ بیکاز آف اٹس immense distances which we do not understand. Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. Making the whole of human history so very small in comparison. Frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space. A millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world. کہتا ہے خوفزدہ کیوں محسوس کرتے ہیں ہم؟ ایک تو ہم کسی اور سیارے کے اوپر زندگی نہیں، انسان صرف زمین پہ ہے. زمین جو ہے اس کا جب مقابلہ کریں باقی جتنی بھی یونیورس میں چیزیں ہیں تو اس کے ملینتھ پارٹ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے. جیسا کہ اس نے شروع میں کہا تھا کہ اتنے ستارے ہیں جتنے کہ ریت کے ذرے ہیں ساحل سمندر پہ، اور زمین جو ہے اس ایک وہ جو سینڈ ہے وہ جو ریت کا ذرہ ہے اس کا بھی ملینتھ پارٹ ہے، بہت ہی ایک چھوٹا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نام ٹائم کو کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ ان فاصلوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اتنے زیادہ اسپیس میں ڈسٹینسز ہیں. پوری کائنات کو سمجھنا جو ہے اس انسان اس سے قاصر ہے، اور لہٰذا وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا جو گھر ہے یعنی یہ جو زمین ہے یہ کتنی چھوٹی سی ایک چیز ہے اس بہت وسیع بہت بڑی ایک کائنات کے اندر. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. وہ کہتا ہے کہ جو یہ پلانیٹری سسٹم ہے، جو سیاروں کا جو نظام بنا تھا، اصل میں اس میں زندگی اس پلان میں شامل ہی نہیں تھی. یہ بھی سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ان کا سائنٹیفک ویو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تو سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ انسان بھی آئے گا اور وہ یہاں پہ رہے گا یا کچھ ایسا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے پلانٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ جہاں پہ شدید قسم کی ٹھنڈ ہے، چیزیں فریز ہوئی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ جو کہ سورج سے بہت دور ہیں. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے جو قریب ہوں گے وہاں پہ شدید والی گرمی کی وجہ سے زندگی پاسبل ہے ہی نہیں تھی. اس لیے وہ سوچتا ہے کہ شاید انسان کے لیے یہ دنیا یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is the temperature at which substances can exist in a liquid state. زندگی جو ہے اس کے لیے ممکن بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر کی. جیسے زمین جو ہے وہ سورج سے کچھ اتنے فاصلے کے اوپر ہے کہ جس میں تمام جو لیکوڈس ہیں وہاں پہ وہ اپنے ان کی اصل شکل ہے اس کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو سیارے سورج کے نزدیک ہوں گے وہاں پہ وہ لیکوڈ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا، جو دور ہوں گے وہاں پہ وہ جم جائے گا، وہاں پہ زندگی ممکن نہیں. یہ فزیکل کنڈیشنز ہیں، یعنی ایک ایسی طبعی حالات جن میں کہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ صرف زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے کہ جو سورج سے اتنے ایک ماڈریٹ سے فاصلے کے اوپر ہے کہ وہاں پر انہیں پراپر جو ضرورت ہے جتنی ہیٹ کی وہ بھی مل جاتی ہے اور وہاں پہ زندگی بھی ممکن ہو گئی. The stars themselves are far too hot for this. We may think of them as a collection of fires scattered through space. Scattered means بکھرے ہوئے. خلا میں ستارے جو ہیں بالکل وہ کہتا ہے آگ کی طرح سے کہ جیسے وہ آگ مختلف شکلوں میں بکھری ہوئی ہے اسپیس کے اندر. Providing warmth in surrounding where the temperature is at the most
some 4 degree above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale in the immense stretches of the space beyond the Milky Way. It is colder still. मिल्की वे है, गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, वहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे जो कि इकट्ठे होते हैं एक तसलसल में जो सितारे चमक रहे होते हैं, और इसको आप लोग कहकशां बोलते हो उर्दू में, तो उसमें वो कहता है कि उससे जो परे हैं सितारे वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा वो कूल हैं, और जो उससे अंदर वाली साइड पे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं. Away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. इसके अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे सॉलिड चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड्स बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, और जो इससे परे है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हर चीज़ फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. यानी उसका कहने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी के लिए जो एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है वो बहुत कम कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर मौजूद है. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट. नैरो मीन्स बहुत कम हिस्सा, तंग सा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर ये ज़िंदगी जो है कायम हो सकती है, रह सकती है. सराउंडिंग ईच ऑफ दिस फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना बहुत गर्म है टेम्परेचर यहाँ पे, ना बहुत ठंडा है, और वहीं ज़िंदगी जो है मुमकिन है. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न. जब इस जहाँ पे पॉसिबल है इसके आउटसाइड जाएंगे तो ज़िंदगी क्या होगी, फ्रीज़ हो जम जाएगी. इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप. अंदर की तरफ को आएंगे तो वहाँ पे हर चीज़ जल जाएगी. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of the space. And even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in the 100,000 has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. ज़मीन का ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि हमारा जो सन था उसके जो पीसेस निकले वो बन गए प्लैनेट्स, और उनमें से बाकी प्लैनेट्स के सिर्फ एक ही था अर्थ जो कि एक प्रॉपर मुनासिब डिस्टेंस के ऊपर था, और वहाँ ज़िंदगी मुमकिन होगी. वो कहते हैं यूजुअली ऐसी चीज़ होती ही नहीं. स्टार्ट में भी उसने कहा था कि ये एक रेयर इवेंट है, ये कभी कभार ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, और वो यहाँ पे हो गया था कि जिसकी वजह से ज़िंदगी ये अर्थ जो है वो बनी, और उसके बाद यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हुई. तो उसके कहने के मुताबिक वो कहता है कि ऐसा कोई चांस नहीं कि किसी और कोई ऐसा कोई सूरज कोई होगा स्पेस में कि जिसके प्लैनेट्स निकले होंगे, वो फ़ज़ा में बिखरे होंगे, और उसके बाद वहाँ पे कहीं पे ज़िंदगी मुमकिन हुई होगी. ना ही ऐसा कोई चांस है, ना ही कोई आज तक साइंटिस्ट इस चीज़ को डिस्कवर कर सके. सो दिस इज़ योर लेसन ऑल अबाउट द डाइंग सन. आप लोगों ने कल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे, इसके बाकी जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं वो जो आज पार्ट आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड हैं, उनके भी आंसर्स आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन